और चलिए नाज़रीन, अब खबरों की तफसील जानेंगे। अमरनाथ यात्रा बहाल हो गई है। मीर बाजार और काजीगुंड ट्रांजिट कैंपों में रोके गए तमाम यात्रियों को कल रात पहलगाम और बालतल के रास्ते जाने की इजाज़त दे दी गई। ताहम अगर यात्रा बालतल बेस कैंप के रास्ते दोबारा शुरू नहीं की जाती तो जिन यात्रियों को बालतल के रास्ते जाना है उनको रोका जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू से आने वाले यात्रियों को हमवार और परेशानी से पाक यात्रा के लिए हाईवे ट्रांजिट कैंपों में रोका जा सकता है। अमरनाथ यात्रियों के नशेबी वाले काफिले को नुनवन बेस कैंप पहलगाम से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त दी गई है। हजारों यात्री जिन्हें नुनवन बेस कैंप पे रोका गया था सख्त हिफाजती इंतजामात में जम्मू जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आपको यात्रा के ताल्लुक से बता दें, अमरनाथ यात्रा बहाल हो गई है। मीर बाजार और काजीगुंड ट्रांजिट कैंपों में रोके गए तमाम यात्रियों को कल रात पहलगाम और बालतल के रास्ते जाने की इजाज़त दी गई। यात्रियों का जोशो खरोश आप खुद देख सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि अगर यात्रा बालतल बेस कैंप के रास्ते दोबारा शुरू नहीं की जाती है तो जिन यात्रियों को बालतल के रास्ते जाना है उनको रोका जा सकता है। इत्तलात है कि जम्मू से आने वाले यात्रियों को हमवार और परेशानी से पाक यात्रा के लिए हाईवे ट्रांजिट कैंपों में रोका जा सकता है। अमरनाथ यात्रियों के नशेबी वाले काफिले को नुनवन बेस कैंप पहलगाम से जम्मू की जानिब जाने की इजाज़त दी गई है। हजारों यात्री जिन्हें नुनवन बेस कैंप में रोका गया था सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच जम्मू जा रहे हैं। 2 दिन मुअत्तल रहने के बाद आज फिर से श्री अमरनाथ जी यात्रा शुरू हुई है और नुनवन के यात्रा बेस कैंप पहलगाम से जो यात्रियों का जत्था है वो रवाना हो चुका है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे की किस तरह का मंजर है और कितने लोग यहाँ पर, कितने यात्री हैं जो अभी बाबा के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और जो बादल फटने का हादसा पेश आया था पवित्र गुफा के नज़दीक, तो उसके बाद फिर से ये यात्रा शुरू हुई है। और हमारे साथ राजस्थान से कुछ यात्री है, राजस्थान का एक ये जत्था है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि कितना खुश है। नाम आपका? हाँ जी, मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी। कहाँ से? हम जयपुर से हैं। जयपुर से आप? तो अभी यात्रा शुरू हुई है, आपको रोका गया था, अब जाने दिया जा रहा है, तो कितना खुश है आप? बहुत खुशी हो रही है और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए आज यात्रा चालू हो गई है। तो जो घटना घटी थी, दुखद घटना, तो उसमें राजस्थान के भी यात्री थे जिनकी मौत हुई है, तो कितना दुख है आप लोगों को? दुख तो बहुत हुआ है, लेकिन वो तो दुख है ही, यात्रियों को तो दुख है ही, कैसे नहीं है। पर फिर भी जाना तो आया, तो जाना तो है, दर्शन करने के आए हैं तो दर्शन तो करके आएंगे ही, ये मानो। आप कहाँ से? जयपुर राजस्थान से। जयपुर से आप भी है, तो कितना खुश है अभी आप? अभी खुश है कि यात्रा वापस से चालू हुई है। तो अच्छा है कि हजारों लोग जो यात्रा के लिए आए हैं, बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, तो वो दर्शन कर पाएंगे उनके। तो व्यवस्था कैसी है अभी? व्यवस्था अच्छी है। इस बार शाइन बोर्ड ने अच्छी व्यवस्था की है, हमारी मिलिट्री फौज ने भी अच्छी व्यवस्था की है यात्रा के लिए। आप भी राजस्थान से होंगे? कहाँ से? कहाँ से? जयपुर से आप भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, जो यात्रा रोक दी गई थी अब फिर से स्टार्ट हो गई है? सबसे पहले तो मैं जो यात्रा में जो प्राकृतिक आपदा के कारण जो लोग जिनको तो मैं सही दिखाऊंगा जो यात्रा में आए हैं, वो जिनको असमय मृत्यु का सामना करना पड़ा, उनको हमारी तरफ से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। और जो हम लोगों को जो 2-4 दिन रोका गया है उसमें बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। आगे भी श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था देखने को मिल रही है। और भगवान भोले ने जिस प्रकार हमको यहाँ तक बुलाया, आगे भी हमारी आशा है कि हमको बहुत अच्छे दर्शन देखने को मिलेंगे। और सब लोगों की, सेना की, चाहे मिलिट्री फोर्सेज हो, सबकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो अभी जो यात्री आने वाले हैं राजस्थान से या देश के विभिन्न प्रांतों से, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? वो उसको भी आएंगे, वो भी सब आएंगे, आए और बोले कि सब लोग दर्शन करें। अभी यात्रा वापस से चालू कर दी गई है, तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा भोले के दर्शन करें। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यात्रियों में जोश और उत्साह है वो बराबर है, हालांकि इनके दिल ज़रूर टूटे हुए हैं। जिस तरह से ये घटना घट गई थी, बादल फटने का जो हादसा पेश आया था, उसके बाद अभी तक जो है हमारे पास तफसील है, उसमें 17 शव जो है उनको बरामद किया गया है और कुछ लोग अभी भी लापता है, लेकिन रेस्क्यू कार्य जो है वो अभी जारी है। और इस बीच जो यात्रियों का जोश है वो कम नहीं हुआ है। एक और अहम खबर, AIADMK में क़यादत पर कशमकश खत्म हो गई है। पार्टी की कमान एडापड्डी के पिलानी स्वामी के हाथों में आ गई है। पिलानी स्वामी पार्टी के उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिए गए हैं। पार्टी में
तवील अरसे से एक क़यादत के लिए जद्दोजहद चल रही थी। इससे पहले पार्टी हेडक्वार्टर में आज सुबह पनीर सेल्वम और पलानीस्वामी के हामियों के बीच झड़प देखी गई। दरअसल पनीर सेल्वम ग्रुप मीटिंग रद्द करने का मुतालबा कर रहा था। मीटिंग पर रोक लगाने के लिए पनीर सेल्वम ग्रुप ने मद्रास हाईकोर्ट से भी रुजू किया था, लेकिन अदालत ने ग्रुप की अर्जी को ही मुस्तरद कर दिया। पंजाबी गुलकार और कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी लीडर जगजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया है। अर्जी गुजार के मुताबिक केस की नौयत अलग है। इस केस में न सिर्फ बैन रियासती बल्कि बैन अल-अक़वामी सिंडिकेट भी मुलविस है, लिहाजा इसकी जांच सीबीआई के सुपुर्द की जाए। ये इंसाफ के हक में मुनासिब होगा। दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, सिद्धू मूसेवाला जो केस है वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा रुजू किया गया है, सीबीआई जांच का मुतालबा किया है, मजीद तफसीलात चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, देखिए हिना, सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में आज 2 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होने वाली है। पहली याचिका फिलहाल जगजीत सिंह जो पंजाब के बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से दाखिल की गई है। अपनी याचिका में फिलहाल उन्होंने ये मांग की है कि चूंकि सिद्धू मूसेवाला मर्डर मामले में पंजाब सरकार की तरफ से जो जांच की जा रही है, यानी कि पंजाब पुलिस के द्वारा जो जांच की जा रही है, उस जांच में जो नए तथ्य हैं वो छुपाए जा सकते हैं और कवर अप किया जा सकता है। लिहाजा इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, क्योंकि न केवल ये एक स्टेट का मामला है बल्कि कई स्टेट में के तमाम जो इस मामले में अपराधी हैं वो शामिल है। लिहाजा सीबीआई अगर इस पूरे मामले में जांच करती है तो उसका जुरिडिक्शन एक बड़े दायरे में है और तमाम लोगों को एक स्पष्ट कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। अगर पंजाब पुलिस पूरे मामले में जांच करती है तो लोगों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। लिहाजा इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे, इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। दूसरी याचिका नीरज बिश्नोई के पिता के द्वारा हिना दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब पुलिस ने जिस तरह नीरज बिश्नोई की कस्टडी ली है वो फिलहाल किसी भी अपराधी को कस्टडी में लेने की जो प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसका वायलेशन है। लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और जो फिलहाल नीरज बिश्नोई की कस्टडी ली गई है पंजाब पुलिस के द्वारा वो कस्टडी वापस की जाए और विड्रॉ की जाए। तो दोनों अर्जियों पर जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच आज इस मामले की सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि दोनों याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी सुशील, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट आपके जरिए अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। खबर गोवा से है। गोवा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी ने इम्कानी टूट फूट और बगावत को दबाने के लिए जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक को गोवा भेजा है। जराये के मुताबिक कांग्रेस के 11 में से कम 5 अरकान असेंबली अलग राह इख्तियार करने के दर पे हैं। दल बदल मुखालिफ कानून के इतलाक को टालने के लिए 8 अरकान असेंबली की तायद हासिल होनी जरूरी है, जो बागियों के पास नहीं है। कांग्रेस ने मौजूदा हलचल के लिए बीजेपी को मर्द इल्जाम ठहराया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि गोवा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सुबह हमने हमारे साथी रवि सिसोदिया से बात की थी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मुकुल वासनिक जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको गोवा भेजा गया है। हालांकि गोवा की कांग्रेस में जो बेचैनी है वो बहुत दिनों से नजर आ रही थी और हालात पहले से ही इस तरह के बन रहे थे कि उम्मीद की जा रही थी कि वहां पर इस तरह की चीजें सामने आएंगी। नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, सुबह हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने ये जानकारी दी थी कि तकरीबन 9:30 बजे जो है मुकुल वासनिक रवाना हो जाएंगे। अभी गोवा से क्या कुछ इत्तलात आ रही हैं? कांग्रेस के लिए सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा वहां। बिल्कुल, देखिए कुछ देर बाद गोवा की असेंबली शुरू होने वाली है और कांग्रेस को अपना विधायक दल का नेता कौन होगा इसका चयन करना है, क्योंकि माइकल लोबे जो कि पहले कांग्रेस के विधायक दल के नेता थे उनको उस पद से हटा दिया गया है। करीब 12:30 बजे तक मुकुल वासनिक पहुंचेंगे गोवा और उसके बाद उन लोगों से मुलाकात करेंगे। जहां तक नोटिस का सवाल है, माइकल लोबो के साथ साथ दिगंबर कामत से जब बात हुई तो दिगंबर कामत ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हालांकि नाराजगी जरूर इस बात को लेकर थी कि जिस तरह से इस पूरे मामलात को लेकर जो पूरा मामला हो, उस मामले में
माइकल लोबो जो कि चुनाव से पहले जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, उन्हें विधायक दल का नेता बनाया गया था। इस बात को लेकर नाराजगी थी और यही वजह है कि अभी भी जो नाराजगी है, नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर मुकुल वासनिक गोवा पहुंचने वाले हैं। गोवा पहुंचकर वो विधायकों से बातचीत करेंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात निकल कर सामने आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि दिगंबर कामत को मनाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं, क्योंकि दिगंबर कामत ये एक ऐसे नेता थे जिनको लेकर एक माना जा रहा था कि कांग्रेस का गोवा में चेहरा है, और दिगंबर कामत ने कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला है। वो इंतजार कर रहे हैं कि मुकुल वासनिक अगर आते हैं उनसे बातचीत करते तो बातचीत को तैयार रहेंगे। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस का लगातार ये हम देख रहे हैं कि जब बात बिगड़ जाती है उसके बाद कहीं ना कहीं उसको संभालने की कोशिश की जाती है। इस तरह की खबरें जब पहले ही आ रही थी तो फिर क्यों नहीं बातचीत का ये रास्ता निकाला गया? जो आज रवानगी की गई है, क्या वो पहले नहीं की जा सकती थी? इसके ताल्लुक से भी जरूर आपकी पार्टी के अहम लीडरों से बातचीत कुछ हुई होगी। क्या कुछ रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं। पहला तो ये कि कांग्रेस फिलहाल विपक्ष में हो, तो ऐसे में जो सरकार बीजेपी की और उनके पास नंबर थे, तो ऐसे में खतरा कांग्रेस को नहीं लग रहा था कि उनके विधायकों को खतरा होगा। माइकल लोबो को लेकर कहा जाता है कि जब उन्हें बनाया गया था विधायक दल के नेता, उसके बाद से जो लीडर्स उनमें नाराजगी जरूर थी, क्योंकि माइकल लोबो बीजेपी से कांग्रेस को दामन थामे थे और उस बात को लेकर कई ऐसे विधायक थे जो नाराज थे। दिगंबर कामत जो कि कांग्रेस के बड़े चेहरा रहे हैं और गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे थे, वो भी विधायक दल के नेता नहीं बनाए जाने से नाराज चल रहे थे। जहां तक अभी की नाराजगी की बात है, अभी ये जरूर कहा सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर टीम जरूर भेजी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 11 एमएलए में से अगर 8 एमएलए जाते हैं तभी उन पर दलबदल कानून का नहीं लगेगा, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। तो ऐसे में कांग्रेस की सबसे पहले कोशिश होगी कि वो कम से कम अपने 6 से 7 विधायकों को अपने पाले में रखे। जहां तक नोटिस का सवाल है, नोटिस सिर्फ माइकल लोबो को दिया गया है, दिगंबर कामत को नोटिस नहीं दिया गया। वो इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स आए और उनसे मुलाकात कर अपनी बातों को उनके सामने वो रखें। जी रवि, तो लगातार अहम मामले से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, नाज़रीन को अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक और खींचतान पर आज पर्दा गिर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आज उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जियों पर समाअत करेगा। उद्धव ठाकरे ग्रुप की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई हैं। पहली अर्जी बागियों को नाअहल करार देने, जबकि दूसरी अर्जी गवर्नर के जरिए हुकूमत साजी के लिए शिंदे और बीजेपी को दावत देने और 3 और 4 जुलाई को असेंबली की कार्रवाई से मुतालिक है। 3 और 4 जुलाई को स्पीकर के चुनाव के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार की हिमायत एकनाथ शिंदे ग्रुप ने की थी। महाराष्ट्र की जनता नहीं, देश की जनता सर्वोच्च न्यायालय के तरफ बहुत ही आशा और अपेक्षा से देख रही है। हमें विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्याय होगा। कुछ लोग महाराष्ट्र में कल से बोलने लगे हैं, हम ही जीतेंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। क्या सर्वोच्च न्यायालय उनके पॉकेट में है, खिस्से में बैठा है, उनका गुलाम है? ये नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और उसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय को करना होगा। और नाज़रीन, आपको बताएं कि शिवसेना मुश्किल दौर से गुजर रही है। पार्टी के सामने बका का मसला है। ऐसी घड़ी में पार्टी पर भरोसा जताने वाले अरकान असेंबली का उद्धव ठाकरे ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने 15 अरकान असेंबली को बाकायदा खत लिखा। उद्धव ठाकरे ने अरकान असेंबली से किसी लालच में न पड़ने और मुत्तहिद रहने की अपील की है। मागे एकदा बोलले होते की त्यांना कोणीतरी विचारलं तुम्हाला काय वाईट वाटते की नाही वाटत, ते म्हणाले की माशाच्या डोळ्यातले अश्रू कधी कोणाला दिसत नसतात। भावना मलाही आहेत, वाईट मलाही वाटलेलं आहे, त्याबद्दल मी बोललेलो आहे, आजही बोलेन, उद्याही बोलेन। पण हे बोलताना मी माझ्या सैनिकांवरती दडपण वाढेल
और नाजरीन, आपको बताएं कि शिवसेना उद्धव ग्रुप की आज 12 बजे मीटिंग है। अदालत के इम्कानी फैसले के पेश नज़र ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इसके साथ साथ सदारती चुनाव पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के अरकान शिरकत करेंगे। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अमित राय का। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है? उद्धव ठाकरे जिस तरह से लगातार अपील कर रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी को एकजुट रखना, पार्टी को बचाना, ये उद्धव ठाकरे की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसी के मद्देनजर उन्होंने 15 विधायकों को जो है भावनात्मक पत्र लिखा और एक कहा कि आप लोगों ने जिस तरह मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप किसी धमकी या प्रलोभन के चक्कर में ना पड़ते हुए सभी एकनिष्ठ रहे और शिवसेना को बल दिया। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र के वर्धा से भाजपा सांसद रामदास अड़स, उनका बयान आया कि शिवसेना के 12 सांसद जल्द ही एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन देंगे और पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के लिए। अमित, आपको रोकना चाहेंगे, हम खबर आपको दे दें। उद्धव ठाकरे ग्रुप को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का अर्जी पर जल्द समाअत से इनकार है। इस मामले पर बेंच की तश्कील के लिए वक्त दरकार है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। दरअसल 16 बागी अरकान असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए तो बेहद अहम खबर है। उद्धव ठाकरे ग्रुप को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का अर्जी पर जल्द समाअत से इनकार है। इस मामले पर बेंच की तश्कील के लिए वक्त दरकार है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। साथ ही 16 बागी अरकान असेंबली के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस वक्त की ये खबर। नाज़रीन, चलिए हम रुख करेंगे हमारे साथी सुशील का। सुशील, बेहद अहम मामला, उद्धव ठाकरे ग्रुप को झटका लगा है, तफसील चाहेंगे। जी देखिए, फिलहाल एक बड़ी राह जरूर उद्धव ठाकरे ग्रुप को कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नए स्पीकर को फिलहाल अयोग्यता के मामले पर किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की बात कही है। हालांकि उद्धव ठाकरे के गुट के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी कि उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन चीफ जस्टिस संजीव रमन्ना ने ये कहा एसजी तुषार मेहता से, जो स्पीकर का पक्ष कोर्ट में रख रहे थे, कि वो फिलहाल इस अयोग्यता के मामले पर कोई कार्रवाई न करें। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये जरूर कहा गया कि इस पूरे मामले में सुनवाई के लिए उनको एक नई बेंच का गठन किया जाना है, जिसको लेकर वो एक नई बेंच का गठन जल्द करेंगे, लेकिन कोई भी तारीख सुनवाई के लिए नहीं दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को एकनाथ शिंदे सरकार की जो संवैधानिकता है उस पर फैसला देना है। साथ ही ये भी तय करना है कि शिवसेना के जो बागी विधायक हैं वो अयोग्य होंगे या नहीं। ये भी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है और ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा। और इन सभी मामलों पर जो है ना एक साथ सुनवाई होनी है। तब तक मौजूदा जो स्पीकर हैं उद्धव ठाकरे गुट के किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई ना होगी, ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। क्योंकि कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई कि नए स्पीकर का चुनाव वहां पर कर दिया गया है और नए स्पीकर इन तमाम विधायकों के खिलाफ अयोग्यता को लेकर कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसे में उद्धव गुट को एक बड़ा खतरा था कि कहीं अयोग्यता का मामला स्पीकर तय करेंगे तो एक बड़ा झटका उनके लिए होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है अपने आदेश में कि उद्धव गुट को लेकर या जो स्पीकर की अयोग्यता का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उसको लेकर कोई भी आदेश जारी न किया जाए। तो एक बड़ी राहत कहीं ना कहीं उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से जरूर मिल गई है। जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। तो जिस तरह से हमारे साथी सुशील बता रहे थे, उद्धव ठाकरे ग्रुप को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का अर्जी पर जल्द समाअत से इनकार है। मामले की समाअत के लिए वक्त दरकार है। हमारे साथ हमारे साथी अमित भी मौजूद थे, जो कि लगातार अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से आज अहम मीटिंग जो है शिवसेना की होने वाली है। एक खत भी उद्धव ठाकरे ने लिखा है, सबको मुत्तहिद रहने की उन्होंने अपील की है। चलिए नाजरीन, आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने मुल्क के मदारिस के तालीमी निज़ाम को तनकीद का निशाना बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि मदारिस का जो तालीमी निज़ाम है उससे डॉक्टर और इंजीनियर पैदा नहीं हो पाते हैं। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हम मदरसे को कंट्रोल नहीं करना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि मदरसों में कुरान के साथ साइंसी उलूम की तालीम दी जाए। इसलिए सरकार और समाज
दोनों को सोचना होगा। समाज एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, उस पर सोच। आज के समय में हम नियंत्रण नहीं करना चाहते, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि आप मदरसे में कुरान की पढ़ाई कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, पर एक दूसरे हाथ में उसको कंप्यूटर भी दें और कंप्यूटर के माध्यम से आधुनिक शिक्षा। मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाता है। हम चाहते हैं कि मदरसे में पढ़ा हुआ व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर भी बने, और इसलिए कुरान के अलावा दूसरी शिक्षा भी मदरसों में दी जाए। इसका प्रयोग असम में चालू हो गया है, इसका प्रयोग उत्तर प्रदेश में चालू हो गया है। अन्य राज्य भी अगर इसको करेंगे और समाज उसमें सरकार के साथ रहे, इसमें कहीं अतिवादी लोग जो रहते हैं वो उसका विरोध करेंगे तो संभव नहीं है। इसलिए समाज की भी जवाबदारी है कि वो इसमें साथ दे। पहला विषय ये। चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम की ज़रूरत पर यहाँ कैलाश विजयवर्गीय ने खासी तवज्जो दी है। इस खबर को लेकर अभी क्या कुछ आपके पास तफसीलात हैं? है ना, इस बात को लेकर मध्य प्रदेश की कई मुस्लिम तंजीमों से, जिनके बड़े मदरसे चलते हैं, जमीयत उलमा, दूसरे इस्लामी, उन लोगों से हमारी जो बात, उन्होंने इनकी कैलाश विजयवर्गीय के बयान को तंग नजरी से ताबीर किया है। उनका कहना है कि समाज में तमाम लोग डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते हैं। क्या कैलाश विजयवर्गीय ये बता सकते हैं कि संस्कृत स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं क्या सब के सब डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं? उनका मवाजना जो गलत है, उनको ये नहीं मालूम कि हिंदुस्तान के पहले सदर जमहूरिया से लेकर एपीजे कलाम तक कई जो है सदर जमहूरिया मदारिस से पढ़े हुए थे और बड़े ओहदों पर फायद रहे हैं। और यही नहीं, जब हम मदारिस की बात करते हैं तो मदारिस में भी जो है दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम दी जाती है। वहाँ पे भी बच्चों को मैथमेटिक्स और जो है वो साइंस भी पढ़ाई जाती है और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है। कैलाश विजयवर्गीय को चाहिए कि मदारिस के निज़ाम को आकर देखे कि वहाँ पर असरी उलूम का इंतजाम किस तरह से है। और फिर जब कैलाश विजयवर्गीय खुद इस बात का इशारा कर रहे हैं अपने बयान में कि हम इसको टेक ओवर नहीं करना चाहते हैं, तो सवाल यह है कि हुकूमत इस तरह का कोई प्लान बना रही है। अगर कैलाश विजयवर्गीय को इतनी फिक्र है तो मरकज और सूबे में दोनों जगह उनकी हुकूमत है और 6 साल से मदारिस के असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिली है, पहले उसको अदा करने की कोशिश करें। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मुल्क की कई रियासतों में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी बारिशों से आम जिंदगी दरहम बरहम है। महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना के कुछ इलाकों में वक्फे से बारिश हो रही है। तेलंगाना में बारिश के पेश नज़र हुकूमत ने ऐलान किया कि तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक तालीमी इदारे बंद रहेंगे। गुजरात के अहमदाबाद में आज स्कूल और कॉलेज बंद हैं। शदीद बारिश की वजह से ये फैसला लिया गया। केरल के कई मुकामात पर शदीद बारिश की वजह से महकमा मौसमियात ने इतवार को रियासत के 4 अजला में दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। कई अजला के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के बेशतर अजला में बारिश हो रही है, जिससे आम जिंदगी दरहम बरहम है। नशीबी इलाकों में पानी भर गया है। वेस्ट गोदावरी में कई गांव का राब्ता रियासतों के दीगर हिस्सों से कट गया है क्योंकि पानी के तेज बहाव में सड़कें बह गई हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक विशाखापट्टनम, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी और कई अजला में 14 जुलाई तक औसत से भारी बारिश की पेशगोई की गई है। और आपको बताएं कि गुजरात से भी इसी तरह की खबरें आ रही हैं। गुजरात में ख़ासतौर पर अहमदाबाद, वलसाड, ये कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि बारिश से शदीद मुतासिर बताए जा रहे हैं। यहाँ पर भी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं क्योंकि पानी जो है वो नशीबी इलाकों में दाखिल हो चुका है, घरों में दाखिल हो चुका है। केरल की अगर बात करें तो केरल से भी भारी बारिश की इसी तरह की खबरें आ रही हैं। वहाँ के लिए भी महकमा मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान से आफत बरस रही है। ये जो बरसात हो रही है इसने जहां एक जानिब लोगों को शदीद गर्मी, उमस से राहत दी, वहीं अब ये लगातार हो रही भारी बारिश जो है वो आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बनती जा रही है।
एक अहम बैनुल-अक़वामी खबर से भी आपको रूबरू करवा दें। श्रीलंका का इक़्तिसादी बुहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ऐवान सदर पर अवाम का कब्जा है। वो सदर गोटाबाया के मुस्ताफ़ी होने तक वहाँ से हटने वाले नहीं हैं। बदउनवानी, सियासतदानों और इक़्तिसादी बुहरान के नतीजे में अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो अपनी जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म हैं। ऐवान में सदर की अवाम के दाखिल होने को महीनों से चल रही तहरीक की इंतहा तस्वुर किया जा रहा है। इस बीच फौज श्रीलंका भेजने की सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही खबरों को हिंदुस्तान ने मुस्तरद कर दिया। हाई कमीशन ने कहा कि हिंदुस्तान श्रीलंका के अवाम के साथ खड़ा है। एक अहम खेलों की दुनिया से खबर। नोवाक जोकोविच ने लगातार चौथी बार विंबलडन के खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। अपने करियर में वो अब तक 7वीं बार बावकार विंबलडन पर अपना कब्जा जमा चुके हैं। खिताबी भिड़ंत में नोवाक जोकोविच ने कर्गियोस को 4-6, 6-3, 6-4 और 7-6 से हराया। इस जीत के साथ ही जोकोविच ने 7 बार विंबलडन खिताब जीतने के पेट सिम्प्रस के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इससे पहले जोकोविच ने 2011, 14, 15, 18, 19, 2021 में विंबलडन खिताब पर अपना कब्जा जमाया था।